अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रियल एनालिसिस, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। रियल एनालिसिस का सबसे पहला और सिंपलेस्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू की जो टर्म है वो बहुत ही ईजी और सिंपलेस्ट है, जो कि आप लोगों को पहले भी पता होगा कि एब्सोल्यूट एक्स जो है वो हमारे पास एक्स के इक्वल होता है जब एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, और माइनस एक्स के इक्वल होता है जब एक्स हमारे पास लेस दैन इक्वल हो। तो इसकी जो है हमारे पास टेस्ट में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू की रेंज क्या होती है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू की डोमेन क्या होती है। तो जो डोमेन होती है एब्सोल्यूट वैल्यू को, वो हमेशा हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं जो कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान में लाई करते हैं। लेकिन जो इसकी रेंज होती है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं जो कि ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान लाई करते हैं। देन हमारे पास जो टर्म आती है वो इंटीग्रेशन की आती है। रियल एनालिसिस में इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन हमारे पास अक्सर कोई फंक्शन दे दिया जाता है और फिर उसकी इंटीग्रेशन पूछी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, इंटीग्रेशन 2.71 रेज़ टू पर एक्स डी एक्स। देखने में हमें ये एक ऐसा फंक्शन लग रहा है कि 2.71 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर एक्स है। तो जो हमारे पास ए रेज़ टू पर एक्स कांस्टेंट ए और उसकी पावर एक्स होती थी, उसकी इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ी थी ए रेज टू पर एक्स ओवर एल एन ऑफ ए। मतलब बेस जो फंक्शन एज इट इज़ होता था और डिनोमिनेटर में बेस का नेचुरल लॉग लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास 2.71 ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू है। ई इज़ इक्वल टू 2.71। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होती है वो एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, ये एक कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर यहाँ पे इस 2.71 की जगह कोई और कांस्टेंट टर्म आ जाती तो हमने उसको एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में उसका नेचुरल लॉग लेना था। अब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन जो है वो सेम एज इट इज़ 2.71 रेज टू पर एक्स ही आएगी। ये जो नीचे जो मैंने तीन ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इस तरह से इसका क्वेश्चन आ जाता है। इंटीग्रेशन पूछी जाती है और नीचे इस तरह से 3 या 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो हमने जो सेकंड वाला ऑप्शन है 2.71 रेज टू पर एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 2.71, इसको चूज़ नहीं करना, क्योंकि ये और कांस्टेंट के लिए है, 2.71 के लिए नहीं है। 2.71 जो है वो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू है, ई की वैल्यू है। तो इसलिए हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है 2.71 रेज टू पर एक्स वो चूज़ करेंगे। इसी तरह हमें ये आगे मैंने लिखा भी हुआ है कि ई रेज टू पर एक्स जो है उसकी इंटीग्रेशन ई रेज टू पर एक्स के ही इक्वल होती है, और ए रेज टू पर एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो ए रेज टू पर एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी के इक्वल होती है। और इसी तरह अगर ए रेज टू पर 2x आ जाए तो ए रेज टू पर 2x एज इट इज डिनोमिनेटर में पावर का डेरिवेटिव 2 और साथ नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इस तरह से आ जाता है। उसके अलावा अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साथ उसकी लिमिट्स भी दे दी जाती है, तो हम इंटीग्रेशन करके उसमें उसकी लिमिट्स पुट कर देते हैं। ई रेज टू पर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पर एक्स, और जब अपर लिमिट उसमें पुट करते हैं ई रेज टू पर 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं ई रेज टू पर माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, अगर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर 0 आता है, और अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। ई रेज टू पर माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है कि 1 ओवर ई रेज टू पर इन्फिनिटी, और ई रेज टू पर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। तो इसलिए ई रेज टू पर माइनस इन्फिनिटी का आंसर 0 और ई रेज टू पर इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी होता है। इसी तरह जब हम उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 माइनस 0, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें ई रेज पर माइनस एक्स दे दिया जाए और उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट जब वो माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो, तो जब हम उसमें पुट करते हैं इन लिमिट्स, ई रेज पर एक्स में 0 पुट करेंगे, उसके बाद माइनस माइनस एक्स है और माइनस इन्फिनिटी है, तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी रह जाएगा। अब 1 माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह हमें कोई छोटे छोटे फंक्शन दे दिए जाते हैं और उनकी इंटीग्रेशन पूछ ली जाती है, जिसमें 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें हमने करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना होता है। इसमें ये छोटे छोटे से हिंट याद रखने वाले कि अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो क्या आंसर आता है, माइनस इन्फिनिटी हो तो क्या आंसर आता है, सिंपल फंक्शन हो तो क्या आंसर आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, और उसके अलावा जो हमारे पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है। इस तरह के छोटे छोटे फंक्शन जो है वो पूछे जाते हैं। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते इंटीग्रेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो लिमिट का है।
अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एक्स हो और उसकी लिमिट सी हो तो वो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ सी बन जाता है, जिसका आंसर फॉर एग्जांपल एल के इक्वल आता है। अगर तो एल हमारे पास एक यूनिक आंसर आता है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर एल यूनिक नहीं आता, मोर देन 1 पॉइंट्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। We can also say that limit exists if left hand limit is equal to right hand limit. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1 ओवर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा के देखेंगे। अगर तो दोनों के आंसर सेम आ गए और लिमिट यूनिक हुई तो देन हम कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट यूनिक नहीं हुई या इन दोनों के आंसर सेम नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, 0 माइनस एच। अब 0 क्या है, एक्स माइनस एच होता है एक्चुअली में यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू 0 है तो इसलिए हम यहाँ पे 0 माइनस एच करेंगे। 0 माइनस एच जो कि हमारे पास माइनस एच के इक्वल एफ ऑफ माइनस एच। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स में फंक्शन में जहाँ पे हमारे पास एक्स है वहाँ पे माइनस एच लगा देंगे। एच अप्रोचेज टू 0 लिमिट साइन ऑफ -1 ओवर एच। अब साइन ऑफ -1 ओवर एच है तो माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 साइन 1 ओवर एच। अब ये हमारे पास एक डिफाइंड रिजल्ट है कि अगर लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 हो और साइन 1 ओवर एच हो तो वो हमारे पास जो है वो साइन फंक्शन बनता है, जिसकी वैल्यू होती है -1 से 1 के दरमियान बाउंडेड इंटरवल आता है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो -1 से 1 के दरमियान लाई करती है। अब -1 से 1 के दरमियान कोई सी भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है जो कि यूनिक नहीं है। एक से ज़्यादा पॉइंट जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता, यूनिक लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम ये कहेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि साइन 1 ओवर एच जो है वो एक बाउंडेड फंक्शन है, यूनिक नहीं है। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ 1 ओवर एच। तो ये भी हमारे पास जो है वो एक बाउंडेड इंटरवल के इक्वल आ जाता है -1 to 1। ये भी यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन साइन 1 ओवर एक्स है उसकी लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारे पास यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है, ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट भी है कि डेरिवेटिव्स ऑफ मोड फंक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट। अक्सर ये क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास मोड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट नहीं करता। मोड फंक्शन हो गया, या इस तरह से 2-4 फंक्शंस हमें ऑप्शन में दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो मोड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो जिनका हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूस। जो हमारे पास मोड फंक्शन होता है एक्स का वो डिफरेंशिएबल तो नहीं होता, क्योंकि मोड फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो इस तरह से हमें ऑप्शंस में 2-4 फंक्शंस दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कोई ऐसा फंक्शन चूज़ करो जो कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम मोड फंक्शंस को चूज़ करेंगे। मोड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कंटिन्यूस तो होता है लेकिन वह डिफरेंशिएबल नहीं होता। देन हम आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या क्राइटेरिया होता है, हमारे पास किस तरह से हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए हमें लिमिट चेक करनी पड़ती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास लिमिट होता है, लिमिटिंग पॉइंट होता है, उसको सिंपली फंक्शन में पुट करते हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है उस एक गिवन लिमिटिंग पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -c एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव c एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ c, तीनों साइड्स इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस है। उसके अलावा हम जो है लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच
इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, इस तरह भी कर लेते हैं तो देन भी हमारे पास जो है वो प्रूव हो जाता है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और यहाँ पे एक्स की जगह में हमने सी यूज़ किया था, तो इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू सी। देन हम देख लेते हैं फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है? फॉर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर दोनों डेरिवेटिव जो हैं वो इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब कि हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन जो है वो होल्ड कर रही है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला इस तरह से होता है कि लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर माइनस एच, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला। और राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है कि लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच, ये हमारे पास है राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो डिफरेंशिएबल है। फॉर एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस विच इज़ विदाउट डिनोमिनेटर, ये एक हमारे पास नोट है कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन दिया हो और पूछा जाए कि ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, तो जो भी पोलिनोमियल फंक्शन है डिनोमिनेटर के बगैर, जिसका डिनोमिनेटर एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपल लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है, तो वो हमेशा हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पे फिर से हमारे पास मोड फंक्शन की जो है वो एग्जांपल गिवन है। मोड फंक्शन एक्चुअली में किसके इक्वल होता है? मोड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इक्वल होता है एक्स के अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और माइनस एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स लेस देन ज़ीरो हो। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव वन इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो। अब यहाँ पे जो हमने ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए लिया था और लेस देन ज़ीरो के लिए लिया था वो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट्स मीन मोड फंक्शन डज नॉट डिफरेंशिएबल। तो यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मोड फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते लेकिन वो कंटिन्यूस होते हैं। तो यहाँ से हमें प्रूव भी हो गया कि मोड फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड टू एक्स माइनस वन व्हेन एक्स लेस देन ज़ीरो। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव भी टू आता है, टू एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव भी टू आता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन गिवन है एक्स प्लस वन इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वन माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो। जब हम एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वन के इक्वल आता है, और वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन के इक्वल आता है। अब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी नॉट डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन है एक्स ओवर मोड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स ओवर मोड एक्स जो है वो हमारे पास एक्स ओवर एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और एक्स ओवर माइनस एक्स के इक्वल होता है जब एक्स लेस देन ज़ीरो हो। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स ओवर एक्स वन के इक्वल आ जाता है, और एक्स ओवर माइनस एक्स जो है वो माइनस वन के इक्वल आ जाता है। जब हम इनका डेरिवेटिव लेते डेरिवेटिव लेने पे अब दोनों टर्म जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो ज़ीरो आ जाता है। अब ज़ीरो ज़ीरो दोनों जो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इफ़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल बट फाइनाइट। अब एक टर्म मैंने ये आपको पहले बताई थी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन अगर हमने उसी फंक्शन को कंटिन्यूस भी चेक करना हो, तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है लेकिन उनके आंसर्स फाइनाइट हैं, मतलब काउंटेबल हैं, तो हम उनको कंटिन्यूस कह सकते हैं। इफ़ एनी वन डेरिवेटिव इज़ इनफाइनाइट देन फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस। और अगर दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट हो जाता है तो वो फंक्शन हमेशा हमारे पास क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक मोड फंक्शन है, उसकी एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो।
एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और माइनस एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स लेस देन ज़ीरो हो, और इसकी डेरिवेटिव जो है वो 1 और -1 के इक्वल आ जाते हैं, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, जहाँ से हमें पता चलता है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं कंटिन्यूस चेक करने के लिए, जो कि एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एज होती है व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेस एज अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, जो कि माइनस एज की जगह ज़ीरो पुट करते तो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। इसी तरह अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट एज अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एज इज इक्वल टू लिमिट एज अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑफ एज इज इक्वल टू ज़ीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके अलावा हम यहाँ पे जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी यूज़ करके चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं कि हम कौन कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो फंक्शन पे डिपेंड करता है, अगर सिंपल फंक्शन हो तो सिंपल फार्मूला यूज़ कर लें, अगर थोड़ा सा कोई फंक्शन जो है वो बड़ा आ जाए तो इस तरह ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने फार्मूला जो है वो सारे देख लेने हैं, जिसको आप लोग इजीली कोई भी फंक्शन आ जाए तो इजीली आप चेक करके उसका बता सकते हैं कि इसका हमारे पास जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास लिमिट एज अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर माइनस एच, चूँकि एक्स जो है वो ज़ीरो का हुआ है, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का है, तो इसलिए एक्स की जगह पे हम ज़ीरो यहाँ पे लगा रहे हैं। तो लिमिट एज अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस एच मोड और ओवर माइनस एच आ रहा है, माइनस एच ओवर माइनस एच, ऊपर जो है वो हमारे पास मोड होता है, ठीक है, ऊपर जो है वो मोड होता है फंक्शन का, तो माइनस एच का मोड एच के इक्वल है और नीचे माइनस एच है, तो माइनस कॉमन निकल आएगा, एच ओवर एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा। इसी तरह जब राइट हैंड डेरिवेटिव लगाते हैं तो वो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एच आता है, तो यहाँ पे एच के साथ कैंसिल होकर आंसर क्या आता है 1। ये देखें यहाँ पे भी हमें प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ से भी प्रूव हो गया कि ये फंक्शन जो है वो हमारे पास नॉट डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर 2/3 एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे जो है वो एक्स लेस दैन ज़ीरो या एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो वाली कंडीशन गिवन नहीं है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हम नहीं निकाल सकते, ये एक सिंपल फंक्शन है। तो सिंपल फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे और वहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे, और हम अगर तो उसका फाइनाइट आंसर हुआ तो इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और अगर फाइनाइट आंसर नहीं हुआ तो इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं 2/3 पावर नीचे पावर में से कम करते हैं तो एक्स रेज़ टू पावर -1/3 माइनस है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2/3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1/3 एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो 2/0 इन्फिनिटी आंसर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी है जो कि फाइनाइट आंसर नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 2/3 है वो भी नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमारे पास डिसकंटिन्यूटी की 5 टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जो कि हम कंडीशंस को देखते हुए आइडिया हो जाता है हमें, कोई भी एक फंक्शन दे दिया जाता है, उसकी हमने डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती है और बताना होता है कि वो डिसकंटिन्यूटी की कौन सी टाइप है। अगर तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, लेकिन जब उस लिमिटिंग पॉइंट को फंक्शन में पुट करते हैं तो वो उनके इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूटी है। अगर इक्वल आ जाती तो कंटिन्यूटी हो जाती, अब इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी है, और डिसकंटिन्यूटी की कौन सी टाइप है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है साइन एक्स माइनस ए ओवर एक्स माइनस ए इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू ए एंड ज़ीरो इफ़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब हमने इसको चेक करना है कि ये हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। यहाँ पे ए जो है हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ सॉरी ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम जो फंक्शन एक्स है एक्स की जगह पे ए माइनस एच लगाएंगे, और माइनस ए पहले से उसके साथ है, ए के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा माइनस एच। एक माइनस नीचे भी है, एक माइनस ऊपर है, माइनस को कॉमन निकाल के माइनस को माइनस के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास साइन का फॉर्मूला बन रहा है साइन एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एच ओवर एच, जो कि 1 के इक्वल होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसकी लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, तो वो इक्वल आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ एच ओवर एच।
जो कि इक्वल होता है 1 के। अब हम एफ ऑफ ए निकालेंगे। जो फंक्शन गिवन है उसमें ए पुट करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जो फंक्शन हमें गिवन है, यहाँ पे जब मैं ए पुट करूँगी ऊपर साइन ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स की जगह पे जब ए पुट करते हैं ए से कैंसिल आउट हो जाता है, साइन ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के। एफ ऑफ ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर 1 था, जबकि एफ ऑफ ए का आंसर 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। इट्स मीन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड टाइप इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। जो सेकेंड टाइप है उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसमें क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों ही आपस में इक्वल नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक मॉड फंक्शन है, -1 आंसर आता है इफ़ एक्स लेस दैन 0 हो, और 1 आंसर आता है इफ़ एक्स ग्रेटर दैन 0 हो, और 0 आंसर आता है इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो दोनों ही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। थर्ड है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो वो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है सेकंड काइंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। साइन 1 बाई एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू जो है वो एक बाउंडेड इंटरवल में लाई करती है, जो कि -1 से 1 के दरमियान होता है। यूनिक नहीं होता, यूनिक नहीं है। यहाँ पे लिमिट जो है वो बाउंडेड इंटरवल के दरमियान लाई करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह का फंक्शन जिसकी लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे उसको हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड कहते हैं। फोर्थ टाइप है हमारे पास मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, इन विच वन लिमिट इज़ फाइनाइट एंड अदर इज़ इनफाइनाइट। हमारे पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे कि जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई एक इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए और दूसरी जो है वो फाइनाइट हो, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0 एंड कोस 1 बाई एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग अप्लाई करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 0 माइनस एच स्केयर इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब जब माइनस एच का स्केयर जो है एच स्केयर के इक्वल आ जाता है और उसको एक्स स्केयर की जगह पे एच स्केयर अप्लाई करते हैं और एच की जगह 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाता है, जो कि एक फाइनाइट टर्म है, एक यूनिक लिमिट है। इसका मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट जो लगाते हैं हम लोग, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कोज ऑफ 1 बाई एच। अब कोज 1 बाई एच जब एच की जगह 0 पुट करते हैं तो कोज इन्फिनिटी जो है वो -1 से 1 इंटरवल के दरमियान लाई करता है, जो कि हमारे पास यूनिक नहीं है, बाउंडेड इंटरवल है। तो इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब एक तो फाइनाइट है दूसरी इनफाइनाइट है। इट्स मीन कि ये हमारे पास मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी है। फाइव टाइप है हमारे पास इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी। इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होती है लेकिन दोनों ही इन्फिनिटी होती है, दोनों ही पॉजिटिव इन्फिनिटी होंगी या दोनों ही नेगेटिव इन्फिनिटी होंगी या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। तो इट्स मीन कि हमारे पास दोनों जो लिमिट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो देन हम उसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 0 1 ओवर 0 इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे पास इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है। उसके अलावा यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी चेक कर लेते हैं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 2 माइनस एच माइनस 2। 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस एच की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 ओवर 0 माइनस इन्फिनिटी। राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 2 प्लस एच माइनस 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी दोनों ही इन्फिनिटी हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और कौन सी टाइप है ये? इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी।
देन हम बाय ग्राफिंग भी चेक कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब बाय ग्राफिंग इसको चेक करना है। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो -∞ आंसर आता है, और अगर राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो आंसर +∞ आता है। ठीक है, अब -∞ और +∞ को हम बाय ग्राफिंग कैसे शो कर सकते हैं, ये ग्राफ में शो किया हुआ है कि अगर y इज इक्वल टू 1/x हो और हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हो तो +∞ को हमारा जो फंक्शन है वो अप्रोच करता है, जो कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं जो कि हमारे पास -∞ को अप्रोच करता है, तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देखिए, एक फंक्शन हमारे पास +∞ को जा रहा है और एक -∞ को जा रहा है, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। उसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स का स्क्वायर है, पॉजिटिव लें नेगेटिव लें 0 ही आएगा, 1/0 इन्फिनिटी आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी जो कि इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो भी वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये हमारे पास अगर राइट हैंड लिमिट लें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दोनों ही पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करें, तो ये भी हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की ही टाइप है। कोई भी ग्राफ आपको दिया जा सकता है इस तरह से पेपर में, और पूछ लिया जाता है कि ये डिसकंटिन्यूटी की कौन सी टाइप है, इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है या फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है या मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी है, इस तरह से। तो अगर तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो तो वो हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास 4 से 4 को अप्रोच कर रही है, और जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारे पास 2 से 1.5 समथिंग इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। अब देखें यहाँ पे दोनों लिमिट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 4 है और जो राइट हैंड लिमिट है वो 2 है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूटी की कौन सी टाइप आ जाती है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती। इस तरह से हमें फंक्शन जो है वो ग्राफ की सूरत में दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये डिसकंटिन्यूटी की कौन सी टाइप है। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पहले देखनी पड़ेगी इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आप लोग बताओगे कि ये हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। सेकंड हमारे पास एक ग्राफ गिवन है जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, जबकि जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है वो 2 है। तो एक फाइनाइट है और एक इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ये हमारे पास मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपको पहले भी पता होगा, जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज़ एन इंटीजर विच इज़ लेस दैन और इक्वल टू एक्स। हमारे पास या तो लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है, और ये इंटीजर होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एक्स है, एक्स की वैल्यू 2.4 है। 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना हो तो वो हमारे पास 2 आएगा, लेस दैन और इक्वल इंटीजर आएगा। 2.4 फ्रैक्शन की टर्म फॉर्म में लिखा हुआ, तो पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो बाकी हमारे पास 2 आ जाएगा। 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 2 है। इसी तरह 3.5 है, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होगा। 0.99 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 0 होगा। हमने लेस दैन लेना है, ठीक है। -0.99 का -1 होगा। इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन इज़ ऑलवेज सॉल्व बाय ब्रेकिंग द लिमिट्स। अब अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया जाता है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई फंक्शन लिखा हो और उसकी इंटीग्रेशन पूछ ली जाए, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमेशा हम उसकी लिमिट्स को ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, इंटीग्रेशन 1 to 4 ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स dx, ठीक है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं। जब इसकी इंटीग्रेशन पूछी जाएगी तो हम इसको सिंपल इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। लिमिट्स को कैसे ब्रेक करेंगे, 1 to 2 ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स dx प्लस 2 to 3 इंटीग्रेशन ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4 ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स dx।
अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन वो इस तरह थी कि जो एक्स होता है वो हमारे पास जो हमने लिमिट्स दी होती हैं उसमें से या तो लेस देन होता है या इक्वल होता है। अब 1 और 2 है, दोनों ही इंटीजर है, तो दोनों में से हम लेस वाला चूज़ करेंगे 1। इसका मतलब एक्स जब इंटीग्रेशन हमारे पास 1 से 2 हो गई तो हम एक्स की जगह 1 लगाएंगे। जब इंटीग्रेशन 2 to 3 हो गई तो एक्स की जगह 2 आएगा। जब इंटीग्रेशन 3 to 4 होगी तो इंटीग्रेशन में एक्स की जगह पे 3 आएगा। ठीक है, अब 1 की इंटीग्रेशन एक्स होगी, लिमिट पुट करेंगे 2-1। 2 की इंटीग्रेशन 2x होगी, एक्स की जगह पुट करेंगे इन लिमिट्स 3-2। इसी तरह 3x और x की जगह लिमिट पुट की 4-3। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 + 2 + 3 = 6। जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x था जिसकी लिमिट्स 1 to 4 थी, उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 6। नेक्स्ट हमारे पास अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी डोमेन क्या होती है या फिर उसकी रेंज क्या होती है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी डोमेन हमेशा हमारे पास रियल नंबर्स होती है जो कि -∞ से इन्फिनिटी के दरमियान लाया करता है, और उसकी जो रेंज होती है वो हमेशा सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस ऑन फ्रैक्शन एंड डिसकंटिन्यूस ऑन इंटीजर। ये भी एक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की स्टेटमेंट है, और अक्सर पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो फ्रैक्शन पे कंटिन्यूस होते हैं लेकिन इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होते हैं। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो किस तरह के फंक्शन है, कंटिन्यूस ऑन फ्रैक्शन एंड डिसकंटिन्यूस ऑन इंटीजर, कंटिन्यूस ऑन इंटीजर एंड डिसकंटिन्यूस ऑन फ्रैक्शन। इस तरह से घुमा फिरा के 3-4 ऑप्शंस बना दिए जाते हैं, तो आपने वो वाला चूज़ करना है जिसमें लिखा होगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमेशा ही कंटिन्यूस होते हैं फ्रैक्शंस पे लेकिन डिसकंटिन्यूस होते हैं इंटीजर्स पे। ठीक है, अब ग्राफिंग से भी इसको शो किया जा सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो उसकी जो लिमिट्स है वो ब्रेक करके लिखी जाती है। तो उसकी जो लिमिट्स है वो ब्रेक होते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, क्लोज्ड इंटरवल्स होते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास इनके जो ग्राफ्स होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं, इनके कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होते। जैसे 0-1 है तो इसमें 0-1 में से 0 चूज़ करेंगे, 1-2 है तो उसमें से 1 चूज़ करेंगे, 2-3 है तो उसमें से 2 चूज़ करेंगे, 0 चूज़ करेंगे, 1 चूज़ करेंगे, 2 चूज़ करेंगे, इस तरह से। तो इनके जो ग्राफ होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं, कभी भी कंटिन्यूस नहीं होते। अगर इस तरह का कोई ग्राफ दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किस चीज़ का ग्राफ है, तो हम बताएंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ है जो कि डिसकंटिन्यूस है, कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिमिट किस तरह से एग्जिस्ट करती है। अगर हमें एज की वैल्यू 0.001 गिवन हो, फॉर एग्जांपल एज जो है वो 0.001 के इक्वल है और हमने लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इस तरह से निकालते हैं जैसे हम लिमिट सिंपल निकालते हैं, वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी लिमिट निकालते हैं। लिमिट x approaches to -0 f of x is equal to limit h approaches to 0 f of 0 minus h is equal to limit h approaches to 0 into 0 minus h। अब h की जगह पे अगर मैं उसकी वैल्यू लगा दूँ 0.001, अब -0.001 है, -0.001 है, उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन जो है वो -1 के इक्वल आएगा। और राइट हैंड लिमिट जब लेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू +0 f of x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे 0 प्लस h की वैल्यू 0.001 है, 0.001 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 0.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 0 होगा। अब देखें यहाँ पे -1 और 0 दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो हमारे पास इंटीजर था वो डिसकंटिन्यूस ऑन इंटीजर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो आंसर -1 और 0 ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स आंसर्स पे हमने चेक करना है कि जो इंटीजर्स आंसर आए हैं वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अब जो इंटीजर आंसर आया है वो हमारे पास इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ से प्रूव हो गया, जो ऊपर मैंने आपको एक रिजल्ट बताया भी था कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है वो इंटीजर पे हमेशा क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनके अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जो हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है, नॉट कन्वर्जेंट, नॉट डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट होती हैं। इस तरह से 3-4 ऑप्शंस बना के पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि जो हार्मोनिक सीरीज़ होती है वो हमेशा क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है, ठीक है। और अल्टरनेटिंग सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें हमारे पास अल्टरनेटिंग साइंस आ रहे होते हैं, प्लस माइनस इस तरह से, ठीक है। और जो इस तरह की सीरीज़ होती हैं अल्टरनेटिंग साइन के साथ, वो ना तो किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही होती है, ना ही किसी एक पॉइंट को डाइवर्ज कर रही होती है, वो अल्टरनेट होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह की सीरीज़ जो होती हैं वो हमारे पास ना तो कन्वर्जेंट होती हैं ना ही डाइवर्जेंट होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आती है ओसिलेटिंग सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जो 1 की पावर एन होता है, 1 की पावर एन है, ठीक है, -1 की पावर सॉरी एन है, -1 की पावर एन, -1 की पावर जब ओड होगी तो माइनस वाले 1 आएंगे, अगर इवन होगी तो पॉजिटिव वाले 1 आएंगे। तो वो इस तरह से होता है -1 1 -1 1 -1, इस तरह 1 1 ही होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस तरह की सीरीज जो होती है वो ऑसिलेटिंग सीरीज होती है। अगर हम उसको क्लोज इंटरवल में लिखें तो वो -1 और 1 होगा जो कि बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। इसकी सुप्रीमम और इन्फीमम तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रही, -1 1 -1 1 इस तरह से होती है। तो ये सीरीज़ भी हमारे पास ना तो कन्वर्जेंट है और ना ही डाइवर्जेंट है। ऑसिलेटिंग सीरीज़, नॉट कन्वर्जेंट, नॉट डाइवर्जेंट, इनके ये आपने छोटे छोटे रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, ठीक है। एक हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज़ इस तरह से भी एग्जिस्ट करती है, -1n+1/n। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में n आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको साथ डिक्रीजिंग भी कहेंगे, क्योंकि n की वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी तो हमारे पास जो आंसर्स है वो अल्टरनेटिव साइन के साथ साथ जो है वो डिक्रीज़ होते जाएंगे, तो हम इसको अल्टरनेटिंग ऑल्सो डिक्रीजिंग सीरीज़ बोलते हैं। उसके अलावा हमसे ये पूछ लिया जाता है कि जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस का लिमिटिंग पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस का जो लिमिटिंग पॉइंट होता है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, सुप्रीमम होता है, और जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस का लिमिटिंग पॉइंट होता है वो उसका इन्फीमम पॉइंट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा 1/n एक सिंपल हमारे पास सीक्वेंस है, 1/n, n की जगह पे हम 1 2 3 अप टू सो ऑन इस तरह वैल्यूज़ लगाते जाते हैं, तो हमारे पास 1 1/2 1/3 इस तरह की एक सीरीज़ बनती है जो कि एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है। और जब हम इसमें वैल्यूज़ डालते जाते तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास लास्ट पे जो आती है, अप्रोच करती है जिसको ये सीरीज़, वो ज़ीरो है। तो सुप्रीमम 1 है और इन्फीमम जो है वो ज़ीरो है, और ये लास्ट जो हमारे पास इन्फीमम है वो ज़ीरो है। इसका मतलब जो सीरीज़ है वो ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है, तो 1/n सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है, और जो कि ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, डिक्रीजिंग भी है, कन्वर्जेंट भी है, सुप्रीमम उसका 1 है और इन्फीमम क्या है, ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टेस्ट। वर्टिकल टेस्ट किस लिए यूज़ होता है और हॉरिजॉन्टल टेस्ट किस लिए यूज़ होता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। जो वर्टिकल टेस्ट होता है वो हमेशा हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि जो हमारे पास टर्म है गिवन वो फंक्शन है या नहीं है। चेक करने के लिए फंक्शन है या नहीं है, बाय ग्राफिंग हम वर्टिकल टेस्ट यूज़ करते हैं। और हॉरिजॉन्टल टेस्ट हम यूज़ करते हैं फंक्शन को 1 1 चेक करने के लिए। अगर तो हमारे पास 1 1 फंक्शन हो तो वो का जो हॉरिजॉन्टल टेस्ट होता है वो अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज्ड पर एक्स गिवन है, जिसका ग्राफ हमारे पास जो है वो शो किया गया है, ठीक है। अब जो ई रेज्ड पर एक्स का ग्राफ है, अगर हमने इसको चेक करना हो ये फंक्शन है या नहीं है, तो फंक्शन के लिए हम क्या टेस्ट यूज़ करते हैं, वर्टिकल टेस्ट। वर्टिकल का मतलब कि हमने जो ग्राफ गिवन है उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। वर्टिकल लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल। वाई एक्सिस के पैरेलल अगर मैं इस पर जो है वो लाइन ड्रा करती हूँ, अगर वो जो गिवन ग्राफ को सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, इसका मतलब टेस्ट सेटिस्फाई होता है। अगर सिर्फ एक पॉइंट पे उसको टच करती है तो हमारा जो टेस्ट है वो सेटिस्फाई होता है और वो फंक्शन प्रूव हो जाता है। अब देखें यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल मैं कोई भी एक लाइन ड्रा करूँ ई रेज़्ड टू पर एक्स के ग्राफ पे, तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करेगी, ज़्यादा पॉइंट को टच नहीं करेगी। तो इट्स मीन कि मेरा वर्टिकल जो टेस्ट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा और ई रेज़्ड टू पर एक्स जो है वो एक फंक्शन है, वो ये प्रूव हो जाएगा। और इसको 1 1 चेक करने के लिए
मैं हॉरिजॉन्टल टेस्ट यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल टेस्ट का मतलब ये है कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी इसके ग्राफ के ऊपर जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब जैसा कि इस ग्राफ में मैंने ड्रॉ की भी हुई है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया और वो ई रेज़ टू पावर एक्स के ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल टेस्ट भी जो है वो सेटिस्फाई है। इट्स मीन के जो ई रेज़ टू पावर एक्स है वो 1 फंक्शन भी है। अब ई रेज़ टू पावर एक्स जो है वो अनबाउंडेड फंक्शन है, इसका आंसर जो है वो बाउंडेड नहीं आता, अनबाउंडेड होता है। और ये एक 1-to-1 फंक्शन भी है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेंज और कोड मेन है वो सेम नहीं। रेंज इसकी -∞ टू +∞ है, लेकिन जो कोड मेन है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से +∞ है। इसमें यूनिक इमेजेस नहीं मिलते। इट्स मीन कि हमारे पास 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। इसकी रेंज -∞ टू इन्फिनिटी होती है और जो कोड मेन है वो 0 से इन्फिनिटी होती है, और ये हमारे पास एक अनबाउंडेड फंक्शन है। ई रेज़ टू पावर एक्स फंक्शन के बारे में ये जो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई हैं, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। और ई रेज़ टू पावर एक्स का जो हमारे पास ग्राफ है वो भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर 2-3-4 ग्राफ दे के ये पूछ लिया जाता है कि इसमें से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका ग्राफ कौन सा है। तो ये आप लोग इसको ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। अब जो कोस एक्स का ग्राफ होता है वो हमारे पास जो है वो ऑसिलेटिंग ग्राफ होता है, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, जो 1 क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट में लाया करते हैं। अब देखें यहाँ पे वर्टिकल टेस्ट भी देख लेते हैं और हॉरिजॉन्टल टेस्ट भी देख लेते हैं। वर्टिकल टेस्ट होता है फंक्शन चेक करने के लिए। जब मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करी है, तो इसका मतलब जो कॉज ऑफ एक्स है वो एक फंक्शन है। लेकिन जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो गिवन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो इट्स मीन कि ये 1-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि मोर देन 1 पॉइंट्स आ रहे हॉरिजॉन्टल टेस्ट में। अगर हॉरिजॉन्टल टेस्ट में सिर्फ एक पॉइंट आता है तो इट्स मीन कि वो हमारे पास जो है वो 1-1 फंक्शन है। अगर मोर देन 1 पॉइंट्स आ जाते हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो 1-1 नहीं है। इट्स मीन कि ये हमारे पास बाउंडेड फंक्शन तो है, क्योंकि इसकी लिमिट्स जो है वो -1 से 1 के दरमियान लाई करती है। इट्स मीन कि ये हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है, लेकिन 1-1 नहीं है और ना ही ऑन टू है, क्योंकि इसकी रेंज और कोडोमेन भी जो है वो इक्वल नहीं होती। तो जो कोस एक्स का फंक्शन है वो फंक्शन तो है, लेकिन 1-1 और ऑन टू नहीं है, और बाउंडेड है, जिसकी लिमिट्स -1 से 1 के दरमियान लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड लाजमी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 इतने क्वेश्चंस इसके लाजमी होते हैं हर टेस्ट में। असेंपटोड्स जो है एक्चुअली में हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है जो कि किसी भी कर्व को अप्रोच करती है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करती। किसी भी पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसको अप्रोच कर सकती है। ठीक है, अब हमारे पास असेंपटोड्स के 3 टाइप्स होती हैं, वर्टिकल असेंपटोड्स, हॉरिजॉन्टल असेंपटोड्स, ऑब्लीक असेंपटोड्स। ऑब्लीक भी कहते हैं, स्लॉट भी कहते हैं और इंक्लाइंट भी कहते हैं। ये एक ही असेंपटोड्स के 3 नाम हैं। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल ये एलिप्स की शेप गिवन है, इसमें चेक कर लेते हैं कि कौन से असेंपटोड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वर्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल या फिर स्लॉट। ठीक है, वर्टिकल असेंपटोड्स चेक करने के लिए हम वाई एक्सिस के बिल्कुल साथ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल असेंपटोड्स चेक करने के लिए हम एक्स एक्सिस के साथ बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और स्लांट के लिए हम जो है वो जैसे डायगोनल लाइंस होती हैं वैसे 3rd to 4th और 2nd to 4th एंड 1 to 3rd क्वाड्रेंट, जैसे मैंने ये ग्राफ में शो किया हुआ है इस तरह शो करते हैं। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि जो असेंपटोड्स होते हैं हमारे पास जो है वो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को अप्रोच करती है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पे जो कर्व है वो कर्व हमारे पास क्लोज कर्व है जो कि एलिप्स का है। जब मैं वर्टिकल असेंपटोड एग्जिस्ट किया तो जो एलिप्स की शेप थी वो उसको इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, इंटरसेक्ट कर गया उसको 2 पॉइंट्स पे, तो इट्स मीन के वर्टिकल असेंपटोड्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो जो कर्व गिवन था उस कर्व को इंटरसेक्ट करके गुजरा है। इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली भी उसको इंटरसेक्ट करके गुजरे, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल असेंपटोड्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। अगर स्लांट की बात करते हैं तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि स्लांट भी उसको इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे। इट्स मीन जो एलिप्स है उसका कोई भी असेंपटोड्स एग्जिस्ट नहीं करता, बेशक वो वर्टिकल हो, बेशक वो हॉरिजॉन्टल हो, बेशक वो स्लांट हो।
तो इलिप्स एक ऐसी शेप है जिसका कोई भी एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्लोज्ड फिगर्स होती हैं उनके एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि क्लोज्ड फिगर जो होती है हमारे पास उनका जो भी हम उसका एसिम्पटोट्स ड्रॉ करते हैं वो उसको इंटरसेक्ट कर जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोज्ड फिगर के जो एसिम्पटोट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है पैराबोला गिवन है। अब हमने पैराबोला को चेक करना है कि इसके एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर मैं इसका वर्टिकल एसिम्पटोट्स ड्रॉ करती हूँ तो वो उसको इंटरसेक्ट कर जाता है, ठीक है। अगर मैं उसका एसिम्पटोट्स स्लॉट एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करती हूँ तो वो भी उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इट्स मीन के यहाँ पे हमारे पास, और उसके अलावा अगर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की बात करती हूँ तो जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है वो हमारे पास जो उसको इंटरसेक्ट तो नहीं करता लेकिन उसको अप्रोच भी नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जो पैराबोला है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है वो उससे नीचे एग्जिस्ट करता है, उसको अप्रोच नहीं कर रहा, वो हमारे पास ऊपर रहता है। और जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है वो एक्स एक्सिस पे आगे को हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पैराबोला है वो हमारे पास ऊपर जो है हमारे पास वाई की टर्म जो है वाई एक्सिस पे, वो वाई एक्सिस में पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करें। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे, वो अलग अप्रोच कर रहा है, वो अलग अप्रोच कर रहा है। तो इट्स मीन कि इसका भी कोई भी जो है हमारे पास एसिम्पटोट्स वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह अगर हम हाइपरबोला की बात करते हैं, ठीक है, हाइपरबोला की बात करते हैं तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स ड्रा करते हैं, वो भी हमारे पास जो है वो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है लेकिन वो अप्रोच भी नहीं कर रहा, ठीक है। वर्टिकल एसिम्पटोट्स डज नॉट अप्रोच द ग्राफ को अप्रोच भी नहीं कर रहा और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करते। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कर्व को इंटरसेक्ट कर जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हाइपरबोला के जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जब हम इसके स्लॉट जो है वो लेते हैं, स्लॉट एसिम्पटोट्स ड्रॉ करते हैं, तो देखें जो स्लॉट एसिम्पटोट्स हैं वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे और जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, अप्रोच कर रहे हैं। देखें अब जिधर को हमारा ग्राफ जा रहा है उधर को ही स्लॉट एसिम्पटोट जा रहे हैं, जिधर को हमारा हाइपरबोला जा रहा है उधर को ही हमारे स्लॉट एसिम्पटोट्स जा रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करें, किसी न किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे, बेशक मिले ना भी लेकिन अप्रोच एक दूसरे को कर रहे हैं। वो एक दूसरे जिधर को हमारे पास हाइपरबोला इंक्रीज कर रहा है उधर को ही हमारा स्लॉट एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जो स्लॉट एसिम्पटोट्स है वो इंटरसेक्ट नहीं करते लेकिन अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो हाइपरबोला है उसमें स्लॉट एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जो स्लॉट एसिम्पटोट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह में ये अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर्स में पूछे जाते हैं, कोई भी एक फिगर दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि इसके कौन से एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करते हैं और अगर करते हैं तो वो क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वही नोट दोबारा से लिखा हुआ है कि एसिम्पटोट्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो जो है वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं। अब उसके अलावा अगर आपको इक्वेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि बताइए इस इक्वेशन के एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ये तो जो ऊपर मैंने बताया वो तो बाय ग्राफिंग था ना, कि अगर ग्राफ आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसके एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, वो तो समझने के लिए था, आपको भी समझ आ गई कि एक्चुअली में एसिम्पटोट्स होता क्या। अब अगर आपको इक्वेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इस इक्वेशन का बताओ एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करता है और अगर करता है तो क्या एग्जिस्ट करता है, तो अगर इस तरह से हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में टर्म गिवन होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू पर एम प्लस सी ओवर बी एक्स रेज टू पर एन प्लस सी, इसका एसिम्पटोट्स अगर हमने फाइंड करना तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर्स चेक करेंगे। अगर एम इज इक्वल टू एन हो जाता मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों की अगर डिग्री सेम होती है, अगर दोनों की डिग्री सेम होती है तो जो उनके कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होंगे। जैसे जो हमारे पास न्यूमिनेटर में वेरिएबल का कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट ए है और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट बी है, ए ओवर बी, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स जो हैं वो ए ओवर बी होंगे, मतलब जो भी वहाँ पे उनकी जगह पे टर्म या वैल्यू गिवन होगी वो हमारे पास उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होंगी। ये है हमारे पास केस 1। केस 2 ये है कि अगर हमारे पास डिग्रीज सेम ना हो, एम और एन सेम ना हो, एम जो है वो लेस हो,
मतलब जो हमारे पास न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री जो है वो लेस हो डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास जो उसका y है ज़ीरो होगा। y ज़ीरो का मतलब ये है, y ज़ीरो जब होता है तो हमारे पास x एक्सिस पे लाइन ड्रॉ होती है। इसका मतलब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे और जो वर्टिकल असिम्पटोट्स होंगे वो भी ज़ीरो होंगे। y भी ज़ीरो होगा, x भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब जब m लेस देन n होगा तो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स और वर्टिकल असिम्पटोट्स दोनों असिम्पटोट्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब जब एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स हम फाइंड करते हैं। अब देखें यहाँ पे एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर, जब मैं एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। तो इस तरह हम फंक्शन को सॉल्व नहीं करते, कि आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत पहले भी आइडिया होगा कि जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है तो तब हम उस पर लोपिटल रूल लगाते हैं। ठीक है, तो जब हम इस पर लोपिटल रूल लगाएंगे, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन और नीचे टू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू एक्स, देन हम इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो वन ओवर इन्फिनिटी जीरो के इक्वल आ जाता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो वाई के इक्वल होता है, वाई ज़ीरो आ गया। वाई ज़ीरो का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास जो न्यूमिनेटर है उसकी पावर लेस हो डिनोमिनेटर से, तो उसका वाई ज़ीरो आ जाता है। वाई ज़ीरो का मतलब ये है कि उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल असिम्पटोट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। केस थ्री हमारे पास है, अगर न्यूमिनेटर की पावर जो है वो ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से, तो उसके जो वर्टिकल असिम्पटोट्स हैं वो प्लस माइनस वन होते हैं और हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स हैं वो ज़ीरो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस नाइन एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने इसका चेक करना है कि ये हमारे पास इसके स्लैंट असिम्पटोट्स क्या हैं, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स क्या हैं और वर्टिकल असिम्पटोट्स क्या हैं। ठीक है, तो स्लैंट के लिए हम क्या करते हैं, स्लैंट चेक करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर की हमारे पास वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर पे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर इस तरह से कुछ आता है, एक्स माइनस 15 प्लस 94 ओवर एक्स प्लस 6। तो हमारे पास यहाँ पे जो रियल पार्ट होता है एक्स माइनस 15, ये हमारे पास स्लैंट असिम्पटोट्स होता है। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो हमारे पास फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है 94 ओवर एक्स प्लस 6, एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 94 ओवर इन्फिनिटी जो कि ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल और ये जो हमारे पास गिवन है इसमें जो y है वो हमारे पास ज़ीरो है और इसके जो स्लैंट असिम्पटोट्स हैं वो x माइनस 15 होगा। x की जो भी वैल्यू गिवन होगी उसमें से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास स्लैंट असिम्पटोट्स की वैल्यू होगी। और अगर इसी के हमने हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स चेक करने हो तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने से ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो वही इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इन्फिनिटी y इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो है इसके हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स वो एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया। अगर कोई आंसर आ जाता, कोई एक टर्म आ जाती तो वो उसका हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स होता, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया तो इसका मतलब इसके हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करते। और अगर वर्टिकल निकालना हो, अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने लिमिट जो है वो इन्फिनिटी पुट की है और नीचे जो मैं वर्टिकल बताने लगी यहाँ पे जो लिमिट है वो -6 पुट की है। तो अगर कोई इक्वेशन दे दी जाए और पूछा जाए कि उसके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स निकालें, एक तो ये है ना कि एक आपको पूछ लिया जाए डिनोमिनेटर दे के कि इसकी पावर ये हमारे पास जो है वो सिंपल अगर आपको दी जाए कांस्टेंट की फॉर्म में टर्म, तो वो केस 1 केस 2 और केस 3 जो मैंने बताया वो आप लोगों ने लगा देना है। लेकिन अगर आपको इस तरह की क्वेश्चन दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि इसको आप लोग बताओ कि इसके हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स क्या है और वर्टिकल असिम्पटोट्स क्या है, तो आपने स्लांट के लिए तो उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, स्लांट के लिए सिंपल डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास ऊपर वाली टर्म होती है x माइनस 15 प्लस, जैसे हम इस तरह उसको लगाते हैं ना रियल पार्ट को और फ्रैक्शन वाले पार्ट को, जो रियल पार्ट होगा वो उसका स्लांट असिम्पटोट्स होगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स के लिए आपने लिमिट जो है वो इन्फिनिटी पुट करनी है। ठीक है, लिमिट इन्फिनिटी पुट करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स। जैसे जहाँ पे मैंने x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y,
ठीक है। लिमिट जो है मैंने वो इन्फिनिटी पुट की, पहले इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही, तो वो आपको पता है कि वैसे हम सॉल्व नहीं करते, यहाँ पे लूपिटल रूल लगा लेते हैं। लूपिटल रूल लगा के हमारे पास जो आंसर आया उस पर जब मैंने इन्फिनिटी लिमिट पुट की तो आंसर इन्फिनिटी आ गया। इट्स मीन कि इसका हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो हमारे पास वर्टिकल असिम्पटोट्स होता है उसमें हमने डिनोमिनेटर में देखना है कौन सी टर्म है x+6। आपने देखना है कि कौन सी ऐसी टर्म मैं यहाँ पे पुट करूँ कि मेरे पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर दे। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर मैं ज़ीरो बना दूँ, डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो बन जाए तो ये हमारे पास जो टर्म है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। डिनोमिनेटर में +6 है, x+6, अगर x की जगह पे मैं -6 लगा दूँ तो ये मेरे पास ज़ीरो बन जाएगा। जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो बनेगा तो जो टर्म है वो खुद ब खुद ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। तो इट्स मीन कि जो मैं लिमिट लूँगी वो मैं -6 लूँगी। लिमिट x अप्रोचेस टू -6 y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -6 x² -9 x + 4 ओवर x + 6। तो जब मैं इसमें x की जगह पे -6 पुट करती हूँ तो आंसर मेरे पास आ जाता है इन्फिनिटी। ऐसी टर्म जिस पे हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आ जाए वो वर्टिकल असिम्पटोट्स होगा। वर्टिकल असिम्पटोट्स वो होगा जिस पे आंसर इन्फिनिटी आता है। हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स वो होता है जिस पे हम लिमिट इन्फिनिटी पुट करते हैं। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपने मिक्स नहीं करना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं, और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह कि आपको समझ आ गई होगी मेरे लेक्चर की। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। और अगर आपको समझ आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जो नेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं उनसे रिलेटेड भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना के ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।